डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखनी है कि उसके टैग्स कौन कौन से हैं जिसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को एचटीएमएल के वेब पेज के अंदर फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो चीज़ हमारे लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि एचटीएमएल टैग्स के कुछ एट्रीब्यूट्स यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात भी होती हैं जिसकी वजह से उनकी जो लुक है थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। उसको देने के लिए यानी कि टैग्स के एट्रीब्यूट्स को लिखने के लिए हम टैग का नाम लिखते हैं, आगे उसका एट्रीब्यूट लिखते हैं, फिर इज़ इक्वल टू डाल के डबल कॉमास में उसकी वैल्यू लिख देते हैं। और इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही एट्रीब्यूट दें, हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पे लिख सकते हैं। लेकिन आपने जब तक के एट्रीब्यूट्स पूरे नहीं कर लिए आपने टैग की ये वाली ब्रैकेट जो है क्लोज़ नहीं करनी। आमतौर पर अगर हम ये देखें कि टैग नेम के फ़ौरन बाद हम यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं, लेकिन अभी हमने नहीं किया, हमने उसके एट्रीब्यूट्स लिखे हैं और फिर एंड में जाके इसको क्लोज़ किया है। इसकी एग्जांपल क्या है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक पैराग्राफ है तो उस पैराग्राफ को सेंटर में लिखना चाह रहे हैं। आप ये नहीं चाहते कि वो लेफ़्ट पे या राइट साइड पर हो रहा हो, वो सेंटर में आ रहा हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पी के टैग को स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपने आगे ये वाली चीज़ जो है अभी नहीं लगानी है। आप उसके आगे लिखेंगे अलाइन इज़ इक्वल टू सेंटर। अलाइन क्या है, उसके एट्रीब्यूट का नाम है और सेंटर उसकी वैल्यू है। ये वैल्यू लेफ़्ट या राइट भी हो सकती है, लेकिन आपने फ़िलहाल यहाँ पे सेंटर लिखा है। आगे आपका कंटेंट आ जाएगा और आप पैराग्राफ के टैग को क्लोज़ कर देंगे तो आपका ये जो कंटेंट लिखा होगा यहाँ पर जाए, यहाँ बेशक पैराग्राफ लिखा हुआ है, बेशक सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है, वो आपके स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में शो होगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे सेंटर की जगह लेफ़्ट कर देंगे तो वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, राइट लिख देंगे तो वो राइट साइड पे आ जाएगा। इसकी एप्लीकेशन क्या है ये हम जाके HTML में देख लेते हैं। इसके लिए मैं डी ड्राइव में जाऊँगी। हमें पता है कि इंट्रो टू HTML के फ़ोल्डर में हमने पाकिस्तान का एक फ़ोल्डर बनाया, पाकिस्तान की एक फ़ाइल बनाई थी वेब पेज। उसको मैं एक दफ़ा ओपन विद कर लेती हूँ गूगल क्रोम और एक दफ़ा इसे ओपन विद कर लेती हूँ नोटपैड, ताकि हम साथ साथ ही कोड में चेंजेस करके देखते हुए चले जाएँ। अब हमने यहाँ पे पीछे देखा कि ये जो हमारी आउटपुट है इसमें देखें पाकिस्तान की जो हेडिंग है ये बिल्कुल एक साइड पे यानी कि लेफ़्ट मार्जिन के साथ आ रही है, तो फ़िलहाल ये लेफ़्ट अलाइन हुई हुई है। इसको अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मेन हेडिंग है मैं चाहती हूँ ये सेंटर में आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपने जो H1 का टैग लिखा है उसी में आपने इसको कर देना है अलाइन इज़ इक्वल टू सेंटर। यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जो H1 का टैग है उसके एक एट्रीब्यूट है अलाइन, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं। इसको फाइल में करेंगे सेव और इधर जाके अगर रीलोड करके देखेंगे तो आप ये देखेंगे पाकिस्तान का टैग जो है इस वक्त सेंटर में आ गया। इसी को अगर मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ, फाइल को सेव करेंगे और अगर रिफ़्रेश करके देखते हैं तो आप ये देखेंगे इस पाकिस्तानी में अलाइनमेंट इसकी राइट कर दी तो ये राइट साइड पर चला गया। लेकिन क्योंकि वेबसाइट को खूबसूरत दिखाने के लिए हम इसको सेंटर में रखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे सेंटर ही कर देती हूँ। तो इस तरह से आपके पास आपके जो टैग्स हैं उनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। सेम यही काम आप पैराग्राफ के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ हमारा क्योंकि अभी यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल ठीक लग रहा है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। हेडिंग को हम सेंटर में ले आते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने अब जो चीज़ देखनी है वो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स, यानी कि हमारे पास हमारी HTML की वेबसाइट में जो भी टेक्स्ट लिखा आ रहा होता है हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर हमने टेक्स्ट को चेंज करना है उसके लिए फ़ॉन्ट का टैग है और इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। वो एट्रीब्यूट्स आपका स्टाइल भी है, वो साइज़ भी है और वो कलर भी है, जिसकी मदद से हम अपने जो फ़ॉन्ट का दिखने का स्टाइल है उसको, उसके साइज़ को और उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, उसके लिए आपको फ़ॉन्ट का टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपने टैग को स्टार्ट किया लेकिन आगे इसकी जो ब्रैकेट है उसे क्लोज़ नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डालना है। वो एट्रीब्यूट क्या है, कलर। कलर इज़ इक्वल टू रेड और आगे हमने लिख दिया, फिर इसको क्लोज़ करने के बाद लिखा है दिस इज़ सम टेक्स्ट और आगे फ़ॉन्ट के टैग को क्लोज़ कर दिया। तो अब इससे क्या होगा कि हमारे पास जो टेक्स्ट शो होगा उसका कलर रेड हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे फिर से फ़ॉन्ट के टैग को स्टार्ट किया, साइज़ यहाँ पे 5 कर दिया है, कलर इज़ इक्वल टू ब्लू कर दिया है। ऊपर हमने यहाँ पे एक ही एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया था, यहाँ पे हम 2 एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर से हम वही चीज़ की दिस इज सम टेक्स्ट, फ़ॉन्ट के टैग को क्लोज़ कर देंगे तो यहाँ आप देखें कि फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा हो गया है और साथ ही इसका कलर भी ब्लू हो गया है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है फ़ॉन्ट फेस। फ़ॉन्ट फेस इक्वल टू वर्धना कर दिया और आगे लिखा दिस इज सम टेक्स्ट, फ़ॉन्ट के टैग को क्लोज़ कर दिया। तो अब आप अगर नोट करें कि जो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है इसका डिज़ाइन इन दोनों से मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका फेस यानी कि स्टाइल जो है उसको चेंज कर दिया है। इन सारों को हम आगे जाके प्रैक्टिकली नोटपैड में लिख कर भी चेक करें क्या ये चीज़ें वाकई में वर्क करती हैं या नहीं। नेक्स्ट हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जहन में रखनी है वो ये है कि जब भी हम फ़ॉन्ट के टैग के अंदर
कलर का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे तो उसका स्पेलिंग जो है COLOR होने चाहिए, ना कि COLOUR, क्योंकि अगर हम UR यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से हमारे कोड में एरर आ सकता है। दूसरी बात ये कि आपके पास HTML में अगर आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड, इटैलिक या तिरछा और अगर अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ टैग्स मौजूद हैं आपके पास। तो यानी कि बोल्ड करने के लिए हम B का टैग, इटैलिक करने के लिए I का और अंडरलाइन करने के लिए U का टैग इस्तेमाल करेंगे। और ये तीनों टैग्स ही आपके पेयर टैग्स हैं, सिंगुलर टैग नहीं है। तो कैसे यूज़ करना है, नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल जैसे पैराग्राफ का टैग हमने इस्तेमाल किया था, स्टार्ट में और एंड में B का टैग आ जाएगा और इसके दरमियान में जो चीज़ लिखी होगी आप ये देखें वो थोड़ी सी थिक होके यानी कि मोटी होकर नज़र आ रही, तो यहाँ पर टेक्स्ट बोल्ड हो गया। उसके बाद अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमें अपने टेक्स्ट को इस तरह से थोड़ा तिरछा करके शो करना है तो उसके लिए हम अपने टेक्स्ट के दोनों साइड्स पर इटैलिक का टैग इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर हमने अंडरलाइन करना है तो आप यहाँ पर ये चीज़ नोट करें कि दिस इज़ एन, इसके इस पर कोई टैग अप्लाई नहीं हुआ था, तो ये हमारे पास एज इट इज़ शो हो गया। लेकिन अंडरलाइन टेक्स्ट के स्टार्ट और एंड में उन्होंने यू का टैग इस्तेमाल कर लिया, इस वजह से अंडरलाइन टेक्स्ट यहाँ पे अंडरलाइन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे HTML नोटपैड में, वहाँ जाके हम इस सारे कोड को लिखेंगे और देखेंगे कि क्या ये सब चीज़ें एग्जैक्टली ऐसे ही काम करती हैं जैसे हमने इनको यहाँ पे पढ़ा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट को ओपन किया हुआ है और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे नोटपैड की फ़ाइल भी ओपन की हुई है। अब इस वेबसाइट में अगर आप देखें, इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं या फ़ॉन्ट के टैग को इस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि पहले हमारे जहन में है क्या। पहली चीज़ तो ये कि मैं ये चाह रही हूँ कि जो पाकिस्तान है ये इस फ़ॉन्ट में ना आए, किसी और स्टाइल में लिखा हुआ है, तो उसको हम चेंज करेंगे फ़ॉन्ट के फेस का टैग इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद मैं ये चाह रही हूँ कि जो पाकिस्तान है इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए, मैं इसको कलर ग्रीन करना चाहती हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम टैग फ़ॉन्ट के टैग को इस्तेमाल कर लेंगे और उसमें कलर का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। फिर मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान का जो साइज़ है इनकी हेडिंग का, ये भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो उसको भी हम बड़ा कर लेते हैं। तो ये 3 चीज़ें पहले करके देखते हैं, फिर बाकी बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक को भी देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे नोटपैड के अंदर। नोटपैड में जहाँ पे हमने ये काम करना है उसके अंदर ही हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ़ॉन्ट के बाद सबसे पहले मैंने कहा कि मैंने पाकिस्तान का कलर चेंज करना है फ़ॉन्ट का, तो मैं इसलिए क्या करूँगी, यहाँ पे कलर लिख के इज़ इक्वल टू ग्रीन कर दूँगी। तो ये मैंने क्या किया, बेसिकली फ़ॉन्ट का पहला एट्रीब्यूट कलर यहाँ पे ऐड कर दिया है। दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहती हूँ लिखने का, तो मैं लिख दूँगी फ़ॉन्ट फेस इज़ इक्वल टू, लेट्स से मुझे एक फ़ॉन्ट फेस पसंद है, उसका नाम है इम्पैक्ट। अगर आप फ़ॉन्ट के फेसेस देखना चाहते हैं कौन कौन से स्टाइल्स में हम टेक्स्ट ले सकते हैं और उसका नाम क्या होता है, तो उसके लिए आप फ़ॉन्ट में, इसमें नोटपैड में आके फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे आएंगे फ़ॉन्ट में, तो आप ये देखेंगे आपके पास एक पूरी लिस्ट आ रही है जहाँ पे बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरह के फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। इन्हीं में से मैंने एक फ़ॉन्ट का नाम चूज़ किया है जो कि इम्पैक्ट है। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और इसको अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ तो ये आपको यहाँ पे नीचे दिखा भी देगा कि आपका फ़ॉन्ट किस तरह का शो होगा। तो इसको मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया, मैं यहाँ पे इम्पैक्ट लिखा। उसके बाद मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरे पास जो फ़ॉन्ट का टैग है जो है इसमें साइज़ निस्बतन थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं यहाँ पर साइज़ इक्वल टू लेट्स से 10 करके देख लेते हैं। अगर ये ज़्यादा बड़ा ना हुआ या छोटा हुआ तो फिर इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे जितना भी फ़ॉन्ट का काम था वो कंप्लीट हो गया, तो लिहाजा हम यहाँ पे अब इसकी ये वाली ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे। और क्योंकि हम ये फ़ॉन्ट का मतलब जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको सिर्फ़ और सिर्फ इस हेडिंग के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, लिहाजा हम इसको हेडिंग के बाद ही क्लोज़ करेंगे। अगर एक नहीं करते तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है वो भी मैं आपको जाकर बताऊँगी। अभी फ़ाइल को करेंगे सेव, और अगर हम जाके इसको रिफ़्रेश करके देखें तो आप ये देखेंगे क्योंकि हमने पाकिस्तान का साइज़ बहुत बड़ा कर दिया, 10 कर दिया, इस वजह से साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है, कलर चेंज हो गया और लिखने का स्टाइल भी जिस तरह का ये था उससे बहुत चेंज हो चुका है। अब हम ये देखते हैं कि अगर मैं फ़ॉन्ट के टैग को यहाँ पर क्लोज़ नहीं करती तो उससे मेरे कोड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने मिटा दिया यहाँ से, फ़ाइल को सेव करते हैं और इसको क्रोम को रिफ़्रेश करके देखते हैं। अब आप ये देखें कि वो सारा का सारा इम्पैक्ट जो है कलर का, फ़ॉन्ट के, फेस का और उसके स्टाइल का, वो सारा का सारा जो है यहाँ पे पूरे टेक्स्ट के ऊपर आ गया है। इसलिए आप जितने पोर्शन के ऊपर कोई काम करना चाहते हैं उतने के ऊपर ही आपने टैग को अप्लाई करना है। अब मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट को क्लोज़ कर देती हूँ, फ़ाइल को सेव करेंगे
रिफ़्रेश करेंगे तो आप ये देखें कि इसके ऊपर से इम्पैक्ट सारा ख़त्म हो गया। अब हमने क्या करना है, अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे इस पैराग्राफ के अंदर जहाँ जहाँ कहीं भी पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है उसे मैं बोल्ड कर दूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ कहीं पे भी कोई भी नंबर्स लिखे आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 241.5 मिलियंस आ रहा है, यहाँ पे 2023 आ रहा है, यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट आ रहा है, इन सब को मैं इटैलिक करना चाहती हूँ। और अगर यहाँ पे किसी बाकी कंट्रीज़ के नाम आ रहे हैं तो उनको मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ। तो इन सब चीज़ों को देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पाकिस्तान है, इसको मैंने बोल्ड करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, बी का टैग स्टार्ट कर दूँगी और पाकिस्तान के बाद ही बी का टैग एंड कर दूँगी। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी पाकिस्तान आ रहा है, इसको भी मैं ऐसे ही बोल्ड के टैग को स्टार्ट करूँगी और यहाँ पे बोल्ड के टैग को एंड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे फिगर्स लिखी आ रही हैं, इनको मैंने इटैलिक करना है, तो मैं यहाँ पे आई का टैग स्टार्ट कर दूँगी और यहाँ पे आई का टैग एंड कर देंगे। यहाँ पे इस इधर भी आई का टैग स्टार्ट करेंगे और आई का टैग एंड कर देंगे। उसके बाद मैंने कहा कि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को अंडरलाइन भी करना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अफ़गानिस्तान लिखा हुआ है, इसको मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ। यू का टैग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर यू का टैग एंड कर देंगे। ऐसे ही मैं यहाँ पे अगर चाहती हूँ ओमान लिखा हुआ है, इसको मैंने अंडरलाइन करना है, तो मैं यहाँ पे भी यू स्टार्ट कर दूँगी और इसको यहाँ पे अंडरलाइन को एंड कर देंगे। इसके अलावा मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ पे चाइना लिखा आ रहा है, इसको मैं बोल्ड भी करूँ, इटैलिक करूँ और अंडरलाइन भी करूँ। तो इन तीनों कामों को अगर हमने इकट्ठा करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बी का टैग स्टार्ट करेंगे, फिर इटैलिक का टैग स्टार्ट करेंगे, फिर अंडरलाइन का टैग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जो टैग सबसे एंड में क्लोज़ हुआ है वो सबसे पहले क्लोज़ होगा। यू का टैग क्लोज़ कर देंगे, आई का टैग क्लोज़ कर देंगे और बी का टैग भी क्लोज़ कर देंगे। अब फाइल को सेव करते हैं और जाकर देखते हैं कि तमाम चीज़ें जो हमने की हैं इनका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर आता है। इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब आप ये देखें, पाकिस्तान को मैंने जहाँ जहाँ पर बोल्ड किया था वो बोल्ड हो गया। उसके बाद मैंने ये फिगर जो थी 241.5 इसको इटैलिक किया, आप ये देखें थोड़ा तिरछा होकर नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये वाली जो पूरी लाइन है हमारे पास, ये सारी ही इटैलिक होगी। यकीनन हमने यहाँ पे बल्कि उसके बाद सारा पैराग्राफ ही वो सारे का सारा ही इटैलिक हुआ है। यकीनन हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक की होगी। अफ़गानिस्तान को हमने अंडरलाइन किया था, ये अंडरलाइन हो गया। ओमान को हमने अंडरलाइन किया था, ये भी अंडरलाइन हो गया है। तो हम जाकर देखते हैं कि हमने क्या मिस्टेक की है। पहली बात तो ये है कि मैंने यहाँ पर 2023 के साथ जो है यहाँ पे इटैलिक का टैग स्टार्ट किया, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे स्लैश से एंड नहीं किया, इसलिए उसके बाद जितनी भी चीज़ें आई हैं वो सारी की सारी इटैलिक हो गई हैं। फ़ाइल को सेव करते हैं और जाकर देखते हैं कि हमारे पास ये फ़ाइल ठीक हुई है या नहीं। जी ये देखें, अब बिल्कुल ठीक हो गई है। हमारे पास सिर्फ 241.5 और यहाँ पर जो लिखा है 2023, अब सिर्फ यही इटैलिक रह गया, बाकी सारा जो है हमारा टेक्स्ट ठीक हो गया है। अब हमने यहाँ पर इस लेक्चर में ये देखा है कि किस तरह से हम फ़ॉन्ट के टैग को उसके एट्रीब्यूट्स यानी कलर, फेस और साइज़ की मदद से अपने टेक्स्ट को उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, साइज़ भी चेंज कर सकते हैं और उसका फेस भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें टेक्स्ट के अंदर अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन भी करना है तो वो भी कैसे कर सकते हैं। और इसके इम्पैक्ट हमने देखा कि फ़ौरन जैसे ही हम फाइल को सेव करते हैं हमें यहाँ पे सब चेंजेस जो है वो शो भी हो जाती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हम अपने टेक्स्ट के अंदर जो है लिस्ट वगैरह बना सकते हैं।